सारणिकों के प्रगुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो कुछ सारणिक के हम प्रगुण देखेंगे जिसका की उपयोग करके सारणिक को पूर्णतः बिना प्रसार किए हम उसका उत्तर लिख सकते हैं या फिर उसे हम सरल कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जिसमें पहला प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो उदाहरण के लिए हम एक सारणिक लेते हैं जो कि 3x3 या तृतीय कोटि का है। तो इसके अवयव हैं 0 0 0 3 4 9 और 7 1 6। तो यदि इसे आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो आप लिखेंगे 0 इंटू डिटर्मिनेंट 4 9 1 6 माइनस 0 इंटू डिटर्मिनेंट 3 9 7 6 प्लस 0 इंटू डिटर्मिनेंट 3 4 7 1। तो इसे जब सरल करेंगे तो शून्य के साथ किसी भी संख्या का गुणा कीजिए, आपको शून्य ही मिलेगा। फलस्वरूप इस सारणिक का मान शून्य प्राप्त होता है। दूसरा प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो मान लीजिए कि सारणिक है डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c2 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू ब्रैकेट में a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 ब्रैकेट में होगा a2 b3 माइनस a3 b2। माना कि यह समीकरण 1 है। अब मान लीजिए कि पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक जो प्राप्त होता है उसे हम डेल्टा डैश से प्रदर्शित कर रहे हैं। तब लिखेंगे कि डेल्टा डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा a1 इंटू ब्रैकेट में होगा b2 c3 माइनस b3 c2 फिर माइनस a2 इंटू ब्रैकेट में b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1। तो इसे थोड़ा सरल करें और गुणांकों को यदि हम कलेक्ट कर लें a1 के साथ फिर b1 और फिर c1 के साथ में, तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि डेल्टा डैश इक्वल टू a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2। माना यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि डेल्टा डैश और डेल्टा का मान समान है। तो आप लिखेंगे कि डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर परिवर्तन सारणी के मान को परिवर्तित नहीं करता है। अतः जो गुण हम किसी सारणी की पंक्तियों के लिए सिद्ध करेंगे वही गुण सारणी के स्तंभों के लिए भी सत्य होंगे। इसमें तीसरा प्रगुण है कि यदि किसी सारणी की किन्हीं दो संलग्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी के मान का केवल चिन्ह बदल जाता है। मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट तृतीय कोटि का है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का। तब हम इसे लिख पाएंगे कि डेल्टा इक्वल टू a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c2 फिर माइनस b1 इंटू a2 c3 माइनस a3 c2 और प्लस c1 इंटू a2 b3 माइनस a3 b2, ये ब्रैकेट में होगा। मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 है। अब मान लीजिए कि प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति में तथा द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति में बदल दिया जा रहा है या बदल देने पर प्राप्त सारणी डेल्टा डैश है। तब हम लिखेंगे डेल्टा डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट a2 b2 c2 a1 b1 c1 और a3 b3 c3। अब इसे सरल करते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो हमें मिल जाएगा a2 इंटू ब्रैकेट में होगा b1 c3 माइनस b3 c1 फिर माइनस b2 ब्रैकेट में है a1 c3 माइनस a3 c1 प्लस c2 ब्रैकेट में a1 b3 माइनस a3 b1। इसे यदि आप सरल करें तो इसमें यदि हम माइनस चिन्ह को बाहर ले लें और गुणांक को a1 b1 और c1 निकालने ब्रैकेट में कुछ पद होंगे
तो उसे आप इस प्रकार लिख पाएंगे कि माइनस एक सर्पाकार कोष्ठक होगा, उसके अंदर हम लिखेंगे A1 देन ब्रैकेट में B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस B1 ब्रैकेट में होगा A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 ब्रैकेट में A2B3 माइनस A3B2। ये समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि डेल्टा डैश इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो यदि किसी सारणी की पंक्तियों तथा स्तंभों का विषम बार परिवर्तन करने पर प्राप्त सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है, लेकिन सम बार परिवर्तन करने पर प्राप्त सारणी का चिन्ह नहीं बदलता। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह कि यदि किसी सारणिक डेल्टा में कोई पंक्ति या स्तंभ n समांतर पंक्तियों या स्तंभों के ऊपर होकर निकाली जाए तो प्राप्त सारणिक डेल्टा डैश बराबर -1 का पावर n डेल्टा होगा। अब चौथा प्रगुण देखते हैं। यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम या आइडेंटिकल हो तो सारणिक का मान 0 होता है। मान लीजिए कि डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A3 B3 C3 है। तो यहां पर डेल्टा या सारणिक में प्रथम व द्वितीय पंक्ति सर्वसम है। माना प्रथम व द्वितीय पंक्तियों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणिक डेल्टा डैश प्राप्त होता है। तब हम लिखेंगे डेल्टा डैश इक्वल टू सारणिक A1 B1 C1, A1 B1 C1 और A3 B3 C3 और यह डेल्टा के बराबर है। परंतु डेल्टा डैश इक्वल टू माइनस डेल्टा होता है, इसलिए डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 डेल्टा इक्वल टू 0। प्रगुण 3 का हमने यहां पर उपयोग किया है और सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू 0। सारणिक का पांचवा प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो मान लीजिए कि एक सारणिक है जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे हैं, यह तृतीय कोटि का है। A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 ये इसके अवयव हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष यदि आप प्रसार करें तो इसे हम लिखेंगे कि डेल्टा इक्वल टू A1 ब्रैकेट में है B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस B1 ब्रैकेट में A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 देन ब्रैकेट में होगा A2 B3 माइनस A3 B2। अब माना कि सारणिक जिसे हम डेल्टा से प्रदर्शित कर रहे हैं कि प्रथम पंक्ति के सभी अवयवों को हम k से गुणा कर देते हैं और इस प्रकार जो प्राप्त सारणिक है वह डेल्टा डैश है। तब हम लिखेंगे डेल्टा डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट होगा तृतीय कोटि का k A1 k B1 k C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3। अब पुनः प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो हम लिखेंगे कि A1 इंटू ब्रैकेट में होगा KA1 ब्रैकेट में है B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस के B1 ब्रैकेट में A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस के C1 ब्रैकेट में है A2 B3 माइनस A3 B2। तीनों पदों पर k जो है यह उभयनिष्ठ है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं तो आप लिख पाएंगे k इंटू शेष जो पद है वो उसी प्रकार होंगे A1 देन ब्रैकेट में B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 ब्रैकेट में A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 ब्रैकेट में A2 B3 माइनस A3 B2। तो इस प्रकार आप लिख पाएंगे कि डेल्टा डैश इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा और यही हमें सिद्ध करना था। छठवां प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो राशियों के योग या अंतर हो तो उस सारणिक को उसी क्रम के दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक सारणिक हम लेते हैं डेल्टा जो कि तृतीय कोटि का है और ये है इसके जो अवयव हैं कुछ इस प्रकार हैं A1 प्लस अल्फा 1, B1 प्लस बीटा 1, C1 प्लस गामा 1।
A2B2C2 A3B3C3। तब यदि हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें पूर्व नियमों का उपयोग करके तो कुछ इस प्रकार की राशि हमें प्राप्त होगी। A1 प्लस अल्फा 1 ये एक ब्रैकेट में होगा इनटू दूसरे ब्रैकेट में B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस एक ब्रैकेट में होगा B1 प्लस बीटा 1, दूसरे ब्रैकेट में होगा A2C3 माइनस A3C2, फिर प्लस एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे C1 प्लस गामा 1, दूसरे ब्रैकेट में होगा A2B3 माइनस A3B2। तो इस प्रकार यहाँ पर जो A1 प्लस अल्फा 1 के साथ में पदों का गुणनफल है, इसी प्रकार आगे भी दो पदों पर है। तो इनको अलग अलग क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं और हम कुछ इस प्रकार लिख पाएंगे। A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 इंटू ब्रैकेट में है A2C3 माइनस A3C2, फिर प्लस C1, देन अगेन ब्रैकेट A2B3 माइनस A3B2, प्लस इसके बाद जहां पर हमने A1 माइनस B1 और प्लस C1 लिखा था, उसी क्रम में अल्फा 1 फिर माइनस बीटा 1 प्लस गामा 1 होगा, शेष पद पूर्वानुसार होंगे। तो इस प्रकार इसको हम सारणिक में लिख सकते हैं। यह भी तृतीय कोटि का सारणिक होगा जिसके अवयव कुछ इस प्रकार हैं। पहला सारणिक A1B1C1 A2B2C2 A3B3C3 प्लस अगला सारणिक अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 A2B2C2 और A3B3C3। तो अब सातवां प्रगुण देखते हैं जहां पर कथन कुछ इस प्रकार है। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी एक ही राशि से गुणा करके जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो मान लीजिए कि एक सारणिक है डेल्टा और यह भी तृतीय कोटि का है। अवयव कुछ इस प्रकार है A1B1C1 A2B2C2 और A3B3C3। मान लेते हैं कि ये एक है। अब मान लीजिए कि द्वितीय पंक्ति के अवयवों को लैम्डा से गुणा करके प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों में जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्राप्त सारणिक डेल्टा डैश है। तब हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डैश बराबर डिटर्मिनेंट A1 प्लस लैम्डा A2 B1 प्लस लैम्डा B2 और C1 प्लस लैम्डा C2, फिर दूसरा रो है A2B2C2 और तीसरा रो है A3B3C3। तो प्रगुण 6 में हमने देखा था कि इस प्रकार के सारणी को दो अलग अलग सारणियों के योग या अंतर के इस प्रकार के सारणिकों को दो अलग अलग सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्रगुण 6 का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं कि सारणिक A1B1C1 A2B2C2 और A3B3C3 प्लस लैम्डा इंटू इसमें दूसरा सारणिक है A2B2C2 A2B2C2 और A3B3C3। प्रगुण 5 में हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी राशि से या किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार जो सारणिक हमें मिलेगा ये A1B1C1 A2B2C2 और A3B3C3 प्लस लैम्डा इंटू 0। 0 इसलिए होगा क्योंकि चौथा प्रगुण में हमने पढ़ा था कि यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ सर्वसम या आइडेंटिकल हो तो सारणी का मान 0 होता है। हमने ये देखा कि प्रथम और दूसरी पंक्ति की जो राशियां हैं वो आइडेंटिकल है, सर्वसम है, इस वजह से दूसरा जो सारणिक है उसका मान 0 प्राप्त हुआ। और आगे सरल करने पर आपको मिल रहा है A1B1C1 A2B2C2 A3B3C3। यह एक सारणिक के अवयव है जो कि डेल्टा के बराबर है। अब इसका आठवां प्रगुण है कि यदि किसी सारणिक डेल्टा के चर x वाले अवयव x में बहुपद हो और x के स्थान पर a लिखने पर डेल्टा का मान 0 हो जाता है तो x माइनस a डेल्टा का एक गुणनफल होता है। चूंकि डेल्टा के चर x वाले अवयव x में बहुपद हैं, इसलिए डेल्टा का प्रसार भी x में एक बहुपद होगा। अब चूंकि x इक्वल टू 1 रखने पर डेल्टा का मान 0 हो जाता है, इसलिए x इक्वल टू a प्रसार से प्राप्त बहुपद का एक गुणनखंड होगा।
इसका 9वां प्रगुण कुछ इस प्रकार है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों के गुणनफलों का योगफल शून्य होता है। तो इसके लिए हम यह मान लेते हैं कि माना कि डेल्टा इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अब यदि सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव के सहखंड निकाले जाए, अर्थात A1 का सहखंड, तो आप लिखेंगे B2 B3 C2 C3। इसी प्रकार A2 का सहखंड, A2 का जो सहखंड है ये B3 C3 B1 C1, और इसी प्रकार A3 का सहखंड ये आपको मिल जाएगा B1 C1 और ये B2 C2। अब मान लीजिए कि हम इनके द्वितीय पंक्ति के अवयवों B1 B2 B3 से संगत गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं, अर्थात B1 के साथ में A1 का सहखंड, तो ये B2 B3 C2 C3 प्लस B2 B3 B1 C3 C1 और फिर B3 अंत में B1 B2 C1 C2। इसे हम आगे सरल करते हैं। सारणी को कैसे गुणा करते हैं या कैसे सरल करते हैं आपको पता है। तो ये B1 B2 C3 माइनस B1 B3 C2 प्लस B2 B3 C1 माइनस B1 B2 C3 प्लस B1 B3 C2 माइनस B2 B3 C1। देखिए B1 B2 C3 यहाँ पर है और यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो गया। B1 B3 C2 ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, कैंसिल हो गया। ये पद धनात्मक है, ये पद ऋणात्मक है, कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है 0, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सारणिक है, इसको हम गुणधर्म, ये एक सारणिक दिया गया है, इसको हम सारणिक के गुणधर्म का उपयोग करते हुए सरल करेंगे। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, आपको यह पता है कि ये इकाई के घनमूल हैं, और इसके संदर्भ में जो गुणधर्म है यह आपको पता होना चाहिए। उसमें से एक यह कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और दूसरा कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो इससे आप यह डिराइव कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा। आप तिर्यक गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ओमेगा क्यूब। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है उसका उपयोग हम इसको सरल करने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए कि यदि आप कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा मिलेगा। तो पहला जो कॉलम है इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाएगा। और आपने सारणिक के गुणधर्म में पढ़ा है कि यदि किसी सारणिक का कोई रो या कॉलम 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इसे हम लिख रहे हैं कि कॉलम 1, ये कॉलम बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से। तो डेल्टा का मान अपरिवर्तित रहेगा। कॉलम 1 तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। दूसरा ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1 और ये 1 और ये ओमेगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 ओमेगा स्क्वायर, 0 ओमेगा स्क्वायर 1 और 0 1 ओमेगा, और इसका मान 0 होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि किसी सारणिक के एक स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो ये हमने एक गुणधर्म का उपयोग किया, या फिर
आप मान लेते कि ये समीकरण 1 है, तो 1 में अभी हम लोगों ने कॉलम को ऐड किया था ये इस तरीके से। अब हम लोग रो को ऐड करते हैं, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप योग करेंगे तो पहला जो रो है यह शून्य हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं कि रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा इक्वल टू ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये आपका ओमेगा है और यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये ओमेगा स्क्वायर और ये 1, फिर यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा और ये 1 और ये ओमेगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों अवयव यहाँ पर है। तो इस तरीके से इसका मान हो जाएगा 0 0 0, ये ओमेगा स्क्वायर और 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा। तो इस तरीके से इस सारणिक में भी पूरा एक पंक्ति का पूरा अवयव 0 है, तो सारणिक के गुणधर्म से सारणिक का मान 0 होगा। तो इस तरीके से भी आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। अगला एक सारणिक दिया गया जो कि तृतीय कोटि का है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मान लेते हैं कि यह डेल्टा के बराबर है और आपने यह देखा है कि सारणिक को सामान्य तरीके से प्रथम पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके भी हल कर सकते हैं और दूसरा कि हम संक्रिया का उपयोग करके भी सरल कर सकते हैं। तो इसमें संक्रिया को लगाकर सरल करना ज़्यादा आसान होगा और वो कुछ इस तरीके से देखिए। यदि आप 2 में 1 को घटाएंगे मिल जाएगा 1, 5 में 4 को घटाएंगे मिल जाएगा 1 और 8 में 7 को घटाएंगे मिल जाएगा 1। तो इसका मतलब ये कि दूसरा कॉलम जो है वो 1 1 1 होगा। इसी प्रकार यदि ये कॉलम 3 में कॉलम 2 को घटा दें तो 3 में 2 घटाएंगे मिल जाएगा 1, 6 में 5 घटाएंगे मिलेगा 1 और 9 में 8 घटाएंगे मिल जाएगा 1। तो दूसरा और तीसरा कॉलम हमारा 1 1 1 हो चुका है। इसका मतलब ये कि कॉलम 2 और कॉलम 3 ये दोनों सर्वसम या आइडेंटिकल है। और आपने यह पढ़ा है कि सारणी के गुणधर्म में कि किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सर्वसम हो या आइडेंटिकल हो तो सारणी का मान 0 होता है। तो उस तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पे लिखेंगे कि कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इस पूरे कॉलम में इसको घटाएंगे और इस कॉलम में इसको घटाएंगे। और C3 कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो यहाँ से इसका मान डेल्टा अपरिवर्तित रहेगा 1 4 7, C2 माइनस C1। तो ये 2 माइनस 1, 5 माइनस 4 और 8 माइनस 7। इसी तरीके से 3 माइनस 2, 6 माइनस 5 और 9 माइनस 8। जो संक्रिया हमने यहाँ पर लिखा है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसे आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1 4 7, 2 में 1 गया 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 1 1 1। तो ये यहाँ पर आपको 2 स्तंभ या 2 कॉलम C2 और C3 समान मिल चुके हैं। तो आप लिखेंगे 0। चूँकि C2 व C3 सर्वसम है और आप यह जानते हैं कि 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। या फिर आप दूसरी विधि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है, आप रो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि 7 में अगर आप 4 को घटाते हैं मिल जाएगा 3, 8 में 5 घटाएंगे मिल जाएगा 3 और 9 में 6 घटाएंगे मिल जाएगा 3। तो ये पूरा अवयव 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो आपका रो 2 है इसमें रो 1 को घटा दीजिए। 4 में 1 घटाएंगे 3, 5 में 2 घटाएंगे 3, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो रो 2 और रो 3 आइडेंटिकल हो गया, तब भी आपको इस सारणिक का मान 0 मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि रो 2 बिकम्स रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 बिकम्स रो 3 माइनस रो 2। तो ये डेल्टा इक्वल टू ये रो 1 1 1 2 3 इसी प्रकार रहेगा। रो 2 4 ऋण 1 5 ऋण 2 6 ऋण 3 और ये 7 ऋण 4 8 ऋण 5 9 ऋण 6।
आगे सरल करेंगे, 1 2 3 3 3 3 3 3 3। तो देखिए कि ये रो 2 और रो 3 दोनों आइडेंटिकल है, तो इक्वल टू 0 होगा। चूंकि रो 2 व रो 3 सर्वसम है और आपने यह पढ़ा है सर्वसम है, और आपने यह पढ़ा है कि सारणी के किसी भी दो पंक्तिय स्तंभ सर्वसम होते हैं तो सारणी का मान 0 होता है। और इसमें एक तीसरी विधि की आप सामान्यतः प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए, आपको सारणी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा।